हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडी प्रिपेयर की थी। तो ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इससे पहले तैयारी कर चुके हैं और सीटेट का एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है बार बार कोशिश करने के बाद भी। तो इस सेशन में हम जुड़ने वाले हैं अंशुमन के साथ में, जिन्होंने सीटेट फर्स्ट टाइम में 121 स्कोर किया है। जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की है, एवरीथिंग ओके। और आपको यहां से एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, आपने कहां पर कमियां की हैं, उनको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जुड़ते हैं अंशुमन से। हेलो अंशुमन, हाउ आर यू? I'm good, man. Thank you. And how are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो Greetings सब to all the viewers also. ओके, थैंक यू। वन मोर थिंग, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे रियल स्ट्रैटेजी रहेगी, ओके, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे कि हमने 12 घंटे तैयारी करी या लाइक है ना बहुत, तो उस तरीके में हम नहीं जाएंगे। जो रियल रणनीति है उसी पर हम बात करेंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अंशुमन, आपने शुरुआत कैसे की सीटेट की? मैम, शुरुआत मैंने PYQ एनालिसिस से की थी क्योंकि मुझे मालूम था कि लिमिटेड सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं ओके कुछ कॉमन टॉपिक्स होंगे जो वो हर साल टारगेट कर रहे ही होते हैं। ओके और को लेकर के मैंने उसको एनालाइज किया और जो भी टॉपिक्स काफ़ी कॉमन थे, अकर हो रहे थे, उनको नोट किया। और माइंड मैपिंग मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है। उससे आप काफ़ी अच्छे से रिकलेक्ट कर पाते हो उन सारे टॉपिक्स को। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पेडागोजी, ये सारी जो को एक साथ मैंने ये किया और उसके बाद मैंने शुरुआत की थी तैयारी की। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी आपका हर सब्जेक्ट में स्कोर क्या रहा है? मैम, पेडागोजी में 28 आउट ऑफ 30, SST ओके, में 47 आउट ऑफ 60 दैट्स और ग्रेट, इंग्लिश वेरी और गुड। हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में 23 ईच, 23 इन हिंदी एंड 23 इन इंग्लिश। ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज ये कि आपने सीडीपी की प्रिपरेशन को किस तरीके से शुरुआत की और कैसे आपने चीजों को समझा, वो सभी चीजें अगर आप स्टूडेंट को बता सके तो काफी हेल्प रहेगी उनको। मैम, CDP के लिए मैं मानता हूँ कि कॉम्पैक्ट रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं अगर आप ढूंढने जाओ तो, बट प्रॉपर रिसोर्सेज जो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए उनकी कमी है। तो राइट। अड्डा पे जब मैं था तो मैं फेमिलियर था ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से क्योंकि इस पे मैं और भी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। ओके तो इस पे मैंने लेक्चर्स देखे थे और जो पर्टिकुलर राइटर्स थे, क्योंकि मालूम था जो भी टॉपिक्स और स्पेशली कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो उनसे ही जुड़े हुए आते हैं। ओके तो ओके उनको अच्छे से तैयार किया था और फिर तो जो मूल मंत्र मेरा था वो वही था कि जितने क्वेश्चंस मैं लगा पाऊँ हर राइटर से और हर कॉन्सेप्ट को लेकर के, और प्लस PYQ। ओके ओके ओके। तो आपने क्लासेस को किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, पेड बैच में क्लासेस होती हैं, मैराथन्स करते हैं, तो काफी सारा जी कंटेंट हो जाता। तो इस जी। चीज में आप कंफ्यूज ना होकर के आपने मैनेज कैसे किया, क्योंकि दिन भर में बहुत सी क्लासेस होती हैं हमें पढ़ने के लिए। तो हम्म। वहां पर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? मैम, बिल्कुल सही बात है कि काफी सारे क्लासेस होते हैं बट हर क्लासेस का पर्पस अलग होता है। ओके महा मैराथन अनलेस कि मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ मैं कभी भी उसको नहीं देखूंगा। क्लासेस को मैं देखता था जब भी मुझे लगता था कि मैं सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो गया हूँ, तो फिर मैं प्रैक्टिस सेशंस देखता था। और महा मैराथन्स को मैंने बिल्कुल लास्ट में अप्रोच किया था जब मुझे लगा था कि मैं अब ऑलमोस्ट 90-95% मैं तैयार हूँ। तो ओके अब रिवीजन की जरूरत है तो मैं उस पर ज्यादा था और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि सवाल बन रहे थे, कुछ तो ऑब्वियसली नहीं बनते थे तो उससे सीख लेता था और जो बनते थे उससे कॉन्फिडेंस आता था। ओके ओके। तो अभी लैंग्वेज में आपने किस तरीके से इसको टैकल किया, क्योंकि लैंग्वेज में बच्चे काफी कम स्कोर करते हैं, जैसा मैंने काफी रिजल्ट देखा है, कोई 13, 18, 15 इस तरीके से हम जी। रुक जाते हैं। तो उस हाँ। तरीको उस सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से हैंडल किया? मैम, ऑनेस्टली बोलूँ तो लैंग्वेज को लोग सबसे हल्के में लेके चलते हैं कि वो आसान आएगा, बट उसमें कुछ चीजें तो आसान होती है बट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो काफी टफ होते हैं। और वो मैंने खुद भी पर्सनल लेवल पे अगर आप मेरे से पूछो ऑनेस्टली तो मैंने वही गलतियां की हैं, अदरवाइज मैं 130 क्रॉस कर सकता था। ओके मैंने, ओके हाँ, मैंने टेक्निकल जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सिली मिस्टेक्स की, अगर मैंने उस पर ध्यान दिया होता तो काफी
कुछ थोड़ा और स्कोर कर सकता था। ओके। वन मोर थिंग, लैंग्वेज 2 को सेलेक्ट हम कैसे करते हैं? मतलब इंग्लिश लेना है, संस्कृत लेना है, वो हमारा चॉइस किस बेसिस पर होना चाहिए? मैम ये तो मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास चॉइस होती है 9th और 10th में लैंग्वेज की। ओके। आप जिससे भी फेमिलियर हो आप वही लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वालिफाई करना है। नहीं, जैसे यहाँ कि बोलते हैं ना कि इंग्लिश अगर अच्छा है तो ले सकते हैं, बट हिंदी हमें हेल्प करती पेपर 2 में, संस्कृत अगर हम लेते हैं तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए कि इंग्लिश ही लेना है या संस्कृत ही लेना है? वो एक जो डिसीजन हमारा होता है जहां पर हम स्कोर करते हैं बढ़िया, तो वो इट्स किस ऑल तरीके से अबाउट लेना? इट्स ऑल अबाउट फेमिलियरिटी। आप कितने फेमिलियर हो उस सब्जेक्ट से, क्योंकि आप कोई स्कूल के एग्जाम के लिए आप जा रही हो, ये एक राइट। सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो आप जितना ज्यादा स्ट्रांग महसूस करते हो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आप वही सेलेक्ट ही करते हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, बात वही है। करेक्ट, करेक्ट। ओके। तो आपने एसएसटी की प्रिपरेशन किस तरीके से की? मैं, क्योंकि काफी अच्छा स्कोर है 47 है ना, आउट ऑफ 60, तो थैंक यू। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। पूरी प्रिपरेशन किस तरीके से आप, क्योंकि एसएसटी में ही बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, हालांकि टचवुड आगे चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप मुझे बताइए आपकी पूरी रणनीति क्या रही? मैम मेरी रणनीति, मुझे मालूम था कि जो सबसे ज्यादा वेटेज कार्य करता है वो एसएसटी है। राइट। मैं पेडागोजी में अच्छा करूँ, लैंग्वेज में अच्छा करूँ, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा अगर मैं इसको सही से नहीं करता हूँ तो सनी सर का काफी मैं आभारी हूँ इस मामले में। जिस तरह से उन्होंने पूरी चीजों को लेआउट किया हुआ है, वो ऑलरेडी काफी आपको एड कर देते हैं कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी ओके। जो एंग्जाइटी होती है, जो आपकी नर्वसनेस होती है सब्जेक्ट्स को ले गए एसएसटी में, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उन्होंने इतने अच्छे से मैप आउट किया हुआ है कि वो आसान हो जाता है हमारे लिए। ओके। उनके जो भी एनसीईआरटी के रिवीजन सीरीज थे, उसको मैंने बाय हार्ट अच्छे से देखा और बहुत ही ऑनेस्टली उसको प्रैक्टिस भी करता था। प्लस उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि वही क्वेश्चन से मल्टीपल जो उससे कॉन्सेप्ट जुड़े होते थे उसको भी वो कवर करते थे, उससे भी काफी मदद हुई और टाइम भी बच रहा था फॉर रिवीजन। राइट। और जब तैयार हो गया था तो फिर उनके बहुत सारे महामैराथन्स थे, कुछ अंत में भी उन्होंने लाए थे, तो फिर मैं करेक्ट। उससे लग गया था और 60 to 70% मैं कर रहा था। और उसके आगे जो नहीं बन पा रहे थे उनको मैं सीख रहा था और फिर से क्वेश्चंस कर रहा था। ओके। ओके। वन मोर थिंग कि जब आप एसएसटी की प्रिपरेशन करते हो, राइट, तो वहां पर भी पैडागॉजी पूछी जाती है, तो जी हमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? एसएसटी पैडागॉजिकल पोर्शन में या फैक्चुअल वाली जगह पर? मैम, पेडागोजी में मैं मानता हूँ कि अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किए हैं और आपका कोर स्ट्रांग है इन टीचिंग, तो फिर आप वो कर लोगे कहीं ना कहीं। फंसते हैं लोग, फैक्ट में भी नहीं फंसते हैं, सीटेट में मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल में, क्योंकि सीटेट में वो शायद ही कोई डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। करेक्ट। वो हाँ, अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो अगर वो अकबर से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं तो वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। वो हो सकता है फतेहपुर सीकरी का एनालिसिस लेकर के और फिर उसमें पूछे हो। करेक्ट। तो करेक्ट, अगर थोड़ा सा। हाँ, तो वही वहीं पे जो मल्टीपल डिमेंशंस जो होते हैं क्वेश्चंस में, वो मुझे लगता है कि वो काफी मदद हुई थी हमारी जब जो सनी सर ने कराया था, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के थ्रू उसके जितने और क्वेश्चंस बन सकते थे वो उसको टारगेट करते थे। और फिर पेडागोजी के जो सेशंस उन्होंने लिए वो उससे और कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ था। ठीक है। तो जब आप सनी सर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक बार सर से भी कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, सो दैट आपको आगे की चीजों के बारे में और हेल्प मिल जाएगी। ओके। श्योर मैम, बी माय तो प्लेजर। ठीक है, सर से, है ना, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। वन मोर थिंग कि जैसे बच्चे ना कुछ होते हैं जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन की तरफ भागते हैं कि हमें सिर्फ 7 दिन में या 10 दिन में कर लेंगे, तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि क्या 1 महीने में तैयारी की जा सकती है? क्या 3 महीने हमें जरूरी होते? किस तरीके से तैयारी हमें करनी चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैं रूल आउट करूंगा जो 11th आवर पे प्रिपरेशन करते हैं कि एक हफ्ते या 4 दिन में वो, अगर इतना आसान होता तो फिर 18 या 15% लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, इतने लोग फिर तो 90s में ही होते क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करने का सिनेरियो होता। मैम स्पेसिफिकली मैं मानूंगा कि अगर आपके हाथ में 2 महीने हैं और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को क्विकली ग्रास्प कर लेते हो, तो फिर 2 महीने मैं मानता हूँ कि मोर देन एनफ है।
बट अगर आपको ये लगता है कि स्पेशली अगर आपने मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है और आप चूक जा रहे हो, तो फिर 3 महीने काफी सही है, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से ग्रास्प करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो एग्जाम हॉल में क्लिक नहीं करता है, फिर वो आप गलती करो। ओके, तो आपके एक्चुअल डेज क्या रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, आपसे जानना चाहती हूँ मैं। मैम मैंने शुरू में जैसा मैंने बोला कि सीटेट के जो पेपर्स थे वेबसाइट से लेके, और मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया, हर सब्जेक्ट में एनालाइज किया, पेडागोजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, ओके। और इन सबको अच्छे से एनालाइज करने के बाद में फिर मैं जो मटेरियल होता है उसको पढ़ना शुरू किया। ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो तो बाद में आएंगे, पहले जो सब्जेक्ट कोर मैटर है उसको मैं अच्छे से टारगेट कर लूँ। और उसमें अच्छे मुझे लगता है महीना भर मुझे लगा था, टू द पॉइंट वेयर आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि अब मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ। ओके। और फिर वो जो कॉन्फिडेंस आया, तो फिर उस कॉन्फिडेंस पे कैपिटलाइज करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए। ओके। मॉक टेस्ट में क्योंकि जब आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं एक ये आ जाता है कि नाउ आई नो एवरीथिंग, बट टू कीप यू ग्राउंडेड यू नीड टू अटेंड दी स्पेशली द PYQ सेशंस एंड दी मॉक पेपर्स। तो राइट। जब मॉक मैं कर रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ। चलिए, तो सनी सर हमारे साथ में, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये अंशुमन है, इन्होंने SST में 47 स्कोर किया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार अगर आप इनको आगे के लिए गाइड कर दे तो बहुत हेल्प होगी। जी जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, बढ़िया। नमस्ते सर। मैं रास्ते में हूं ना, तो आवाज कटेगी, हो सकता है। कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, बताइए अंशुमन सर जी। जी सर, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, नमस्ते मैं नमस्ते। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपने जो एक क्लास संपूर्ण अभ्यास जो बनाया है वो मैं मानता हूँ कि एक बून है सर, स्पेशली जो लोग बिजी रहते हैं और दे कैन नॉट रेफर बैक टू दी NCERT बुक्स। तो मैं मानता क्या? हूँ हाँ, उसके थ्रू वो एक अपने आप में एक वरदान है। कम टाइम में सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को केवल सॉल्व नहीं कराते हो, आप उससे जितने भी रिलेटेड मल्टी डिमेंशनल जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको डील कराते हो। तो मैं नहीं, मानता हूँ बिल्कुल। कि वो उससे वो सीरीज बनाई ही ध्यान में रख के गई थी जॉब वालों के लिए, जिनके पास समय कम है, और स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, जो कि उसमें अब प्रीवियस ईयर भी है, न्यू क्वेश्चन भी है, तो उनके सारे पोर्शंस, सारे डायमेंशन, जैसा कि एज यू सेड, कि वो कवर हो जाते हैं। जी सर। और क्लासेस लंबी लंबी हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से टैकल भी कर सकते हाँ, हैं। और मल्टीपल टाइम्स भी जी। देखना पड़ता है, क्योंकि एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार में कैच नहीं कर पाते हो। एक बार में नहीं कर सकते, बिल्कुल। हाँ, उसको बिल्कुल। देखने के बाद में फिर जब मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, फिर मैंने आपके महा मैराथन्स अटेंड किए। उसके पहले नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं फुली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो फिर महा मैराथन्स में मैं गलत करूंगा। उसके बाद मैंने जितने भी महा मैराथन्स थे उन सबको लिया और ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस मैं लगा पा रहा था। तो हम्म। कहीं ना कहीं मैं वो जो एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, जो एंग्जाइटी होती है, वो उसी वक्त चलेगी, क्योंकि फिर क्वेश्चंस जी। PYQs ये सारे मैं सॉल्व कर पा रहा था। हम्म। नहीं, और बढ़िया है। उसके और फ्यूचर में क्या देख रहे हो आप? कौन से एग्जाम पे टारगेट कर रहे हो? सर TRE है, TRE। टीआरई। और TRE मेन फोकस वही है। और DSSS को भी लुक फॉरवर्ड कर रहा होगा। और अगर अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर यूपी इन द नियर फ्यूचर वो लाते हैं तो फिर वो भी हाँ, यूपी में टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी। जी। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर अक्टूबर तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। यस। टीआरई अगर सब सही रहता है तो सितंबर में शायद कर लें। हाँ, उनका डेट हालांकि उसी मुझे में। लगता नहीं है कि अभी इतनी जल्दी वो करेंगे। न्यूज तो आई थी बीच में, लेकिन वही है ना कि पहले अभी से प्रिपरेशन तो देखो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ज्यादातर बच्चे अभी भी वही गलती कर रहे हैं। मैं तो कम से कम, मेरा 2-3 साल से एक सिंगल काम है बच्चों को ये बताना कि टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग अलग अलग होती हाँ। है ना? जैसे आपके लिए एक क्लास संपूर्ण अभ्यास वाली सीरीज फायदा की,
बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उनको नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए उस पे, तो उनका ये है कि सर लास्ट में कोई ऐसी मैराथन बता दीजिए। नहीं तो सर, वो वो चीज है। 11th आवर वाली अप्रोच काम नहीं करती है सर, वो हाँ, वो हो सकता है उस समय काम कर जाए, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं करती। लॉन्ग आपको रन में पढ़ना नहीं है। पड़ेगा। नौकरी पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। वो 2-4 दिन की पढ़ाई से टेट पास हो सकता है, नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं हाँ। और आपने एक प्रॉपर वीडियो भी लाया था जिसमें आपने ये तक गाइड किया था कि किस तरह से उन सारे प्लेलिस्ट को अटेंड तक करना है, हाँ, किस सीरीज में देखना है, किस पे क्या पहले देखना है और क्या बाद देखना जी जी जी। है। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू और सर। मुझे लगता है कि पूरी, अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो 2026 खत्म होते होते आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। होपफुली सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक ठीक यू है सर, सर, बाय। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर। मच। ओके। चलिए, तो अंशुमन आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने बोला था सर से कनेक्ट करने को, हमने कनेक्ट किया। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आप जुड़े, थैंक यू टाइम मैम, दिया थैंक यू। आपने। ओके चलिए, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, वन मोर थिंग मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो लास्ट टाइम मैराथन्स के पीछे अभी हमने बात करी, बहुत भागते हैं राइट, कि मैराथन ही सब कुछ है, काफी बच्चे सिर्फ मैराथन ही फॉलो करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि हमें एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या सिर्फ मैराथन्स ही इनफ होती हैं लास्ट टाइम के लिए? मैम, मैराथन्स जो होते हैं वो एक तरह से होती है कि आपने एक बार में ही पूरी फिल्म देख ली, लेकिन उसके पीछे जो जितनी चीजें चल रही होती है, 6 महीने 7 महीने की प्रिपरेशन होती है, फिर आप जाते हो तो एक 3 घंटे की फिल्म देखते करेक्ट। हो। तो आप डायरेक्टली एज एन एक्टर आप उस पर नहीं जा सकते हो, आपको पीछे आना पड़ेगा और आपको पूरे जो बैकग्राउंड वर्क है वो करना पड़ेगा। मैराथन्स हो जाए या महा मैराथन्स हो जाए, मैं मानता हूँ कि दे आर मेंट फॉर रिविजन, they are not for the ones who are not feeling confident or the ones who are lacking practice. राइट। अगर आपने वो डिसिप्लिन बिल्डअप नहीं की है कि PYQs को सही से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स को आपने टारगेट नहीं किए हैं और आप सोचोगे कि हाँ 10 घंटे की वीडियो है, चलो चल के देख लेते हैं, बेड़ा पार लग जाएगा, तो फिर तो यू विल एंड अप बीइंग कंफ्यूज्ड। आप उस 10 घंटे के बाद में और भी ज्यादा कंफ्यूज महसूस करोगे। करेक्ट करेक्ट। ओके। बट अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर है, फिर आप जितने मर्जी उतने मैराथन्स देखो, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। राइट। तो आपने जब सीटेट की प्रिपरेशन आप कर रहे थे, कुछ स्ट्रगल भी रहे होंगे राइट? तो वो स्ट्रगल क्या थे और किस तरह के स्ट्रगल्स आपने फेस किए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? मैम, स्ट्रगल सबसे पहले तो लॉन्ग आवर्स देना, बैठना, ऑनेस्टली बोलूँ तो, क्योंकि वो आदत छूटी हुई थी, तो वो वापस से वो बैठना उतने लंबे आवर तक वो फोकस को सेंट्रल करके, वो अपने आप में एक चैलेंज था। प्लस जो मैंने बोला कि हालांकि उसमें काफी मदद हो गई क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी मेरे पास थे, मैं जानता था कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, तो अपने आप में शुरू में ये चैलेंज था, बट ये टैकल कर लिया था मैंने। और तो उसके आप, बाद ओके प्लीज कंटिन्यू। इस एग्जाम को लेकर के एक कहीं ना कहीं एक फियर भी लोग रखते हैं, क्योंकि सक्सेस परसेंटेज उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि ये डर मुझे हटाना पड़ेगा। और उस डर को मैं तभी हटा सकता हूँ अगर मैं पूरी तरह से फेमिलियर हो जाऊँ इस एग्जाम से, और उसके लिए PYQ हो। तो मैंने स्टार्ट टू एंड, मैंने ये भी नहीं देखा कि पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, मैंने स्टार्ट टू एंड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने उनको बार बार किए, करेक्ट। टू द पॉइंट वेयर आई कुड ऑलमोस्ट रिमेम्बर द आंसर्स, वहां तक। उसके बाद मैं इस जो जो भय होता है वो चला गया था। फिर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि मुझे किस तरह से ये क्वालिफाई कर लेना है और मैं कर लूंगा। ओके। बच्चों के अंदर एक चीज होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुके हैं, अब वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे या उनको हमें करने का कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर है। बेसिकली दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। ओके, मिसकॉन्सेप्शन। हाँ राइट। तो आप के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर या मेरे अकॉर्डिंग भी, अगर हम किसी फैकल्टी अकॉर्डिंग अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले,
तो प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीटेट या इवन किसी भी टीचिंग एग्जाम या इवन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो जो आगे बच्चे प्रिपरेशन करने वाले उनसे भी कहना चाहूंगी, प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। आपने रिवीजन कितनी बार किया था वो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि रिवीजन बच्चे पीछे रह जाते हैं इस चीज में। मैम लास्ट के 21 डेज मैंने रिवीजन ही किया है, मुझे याद भी नहीं, मैं गिन के तो नहीं करा था, बट लास्ट के 21 डेज मैंने रिवाइज ही किया है। रिवाइज किया है, राइट? ओके, पहले प्रिपरेशन देन रिवीजन, राइट? तो बच्चे ये करते कि एक सब्जेक्ट पढ़ा उसको छोड़ दिया, फिर उन्होंने दूसरा उठाया और फिर पहले सब्जेक्ट की तरफ हम एक बार देखते भी नहीं है, हम फिर लास्ट में जो मैराथन होती है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें कंप्लीट रिवीजन करते रहना चाहिए, हमें इसको ड्रॉप नहीं करना है। सबसे जरूरी चीज यही है कि नोट्स, रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, आई गेस, राइट? प्रीवियस ईयर को, हाँ, क्योंकि ये रॉन्ग नोशन है कि पीवाईक्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ये जान रहे हो कि 6, 7, 8 लिमिटेड सिलेबस है, ये कोई जीएस नहीं है कि इसमें एक इन्फिनिट सिलेबस है या करंट अफेयर्स की आप कहीं से भी पूछेगा, आप जान रहे हो कि क्या आने वाला है, उस पे वो एग्जाम 10-12 साल से हो रहे हैं, और फिर भी अगर आप उसको हल्के में लोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। और न जाने इस साल भी कितने ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जा चुके थे पहले, भले ही अलग ढंग से पूछे हो, बट वो रिलेट आप कर पा रहे थे उनसे। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हम समराइज करते हैं। तो आप 3 मेन पॉइंट या 3 मूल मंत्र हम कह सकते हैं, क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिर हम लोग इसको रैप अप करेंगे। सबसे पहले तो कि आप रिसोर्सेज आप अच्छे से डिसाइड करो कि कहाँ से आप सीखना चाह रहे हो, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, मैंने पहले भी ये रेट किया था। आप अच्छा रिसोर्स पहले सेलेक्ट करो, पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करो, उसके बाद आप खुद को एनालाइज करो कि कौन से ऐसे हिस्से हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में या इन 4 सब्जेक्ट्स में। मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ एसएसटी को भी, तो 4-5 में बोल रहा हूँ। आप कहाँ पे लैक करते हो स्ट्रैटेजी, स्पेशली अगर आपने पहले दे करके और क्वालिफाई नहीं किया है, वो आप देखो, उसको आप टारगेट करो। हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो बैकफायर करेगा। आप कितने भी तैयार हो, टाइम मैनेजमेंट सही से करो। ओएमआर को मार्क करने में अगर आपको देरी होती तो आप पहले से ही वो एक प्रैक्टिस बना लो कि मैं थोड़ा इसको फास्ट कर लूँ। जो आपको सवाल अच्छे से आते हैं पहले उनको जल्दी से लगा के उनको जल्दी से आप मार्क कर लो कि कहीं वो छूट ना जाए, और उसके बाद में जम के रिवाइज करो। रिवीजन, राइट? ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी पूरी तैयारी की रणनीति। एक लास्ट में चीज पूछना चाहूंगी कि आप अडा 24/7 या हमारा जो अडा 24/7 टीचिंग एग्जाम चैनल है, आप इसको सीटेट की प्रिपरेशन या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से देखते हैं एज रिसोर्स, लाइक कैसे आपने यूज किया इसको? मैम केवल मैंने नहीं, और भी कुछ लोग हैं जो मेरे रीच में हैं, उन लोगों ने भी किया है और उन लोगों ने भी अच्छे रिजल्ट्स पाए। एंड नॉट जस्ट सीटेट, आई बिलीव ऑल टीचिंग एग्जाम्स में काफ़ी एड करते हैं, काफ़ी प्रॉपर रिसोर्सेज जो जितने चाहिए होते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ही टारगेट करते हैं, तो आपका वक्त भी बच रहा होता है, और जो रिसर्च होता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है टीम की, फैकल्टी की, जो मतलब आधा बच्चों का काम वो खुद ही कर देते हैं। तो फिर बच्चों के लिए बचा होता है कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, कि आप कितने अच्छे से लर्न कर रहे हो। अगर आप लर्न अच्छे से कर रहे हो तो फिर मैं मानता हूँ कि लक सही रहा तो फिर आप केवल क्वालिफाई नहीं करोगे, आप स्कोर भी करोगे। करेक्ट। चलिए, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के एग्जाम्स के लिए भी, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि जल्द आप नौकरी लेकर के वापस हम एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पर इंटरव्यू लेंगे। ओके, उम्मीद यही है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट के एग्जाम की, उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ से कुछ सीखा भी होगा कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूव करना है और किन एरियाज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। थैंक यू अंशुमन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर क्लासेस में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी।